सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों के 20वें भाग के अंतर्गत इस वीडियो में हम दूरस्थ शिक्षण पद्धति, इसके अलावा पाठशाला पद्धति, आगमन उपागम या आगमन प्रतिमान क्या है और व्यतिरेकी पद्धति क्या होती है, इन 4 प्रकार की शिक्षण विधियों या शिक्षण उपागमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दूरस्थ शिक्षण पद्धति, अंग्रेजी में जिसे डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है कि हमारा डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है, दूरस्थ शिक्षण पद्धति क्या होती है। देखिए, दूरस्थ शब्द को ही यदि हम देखें तो दूरस्थ का शाब्दिक अर्थ निकलता है दूर स्थित होना। दूर स्थित होना सामान्यतः शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने होकर के शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ते हैं, लेकिन जब कभी शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं होते हैं फिर भी वे शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षण पद्धति को ही दूरस्थ शिक्षण पद्धति के नाम से पुकारा जाता है। दूर दूर स्थित हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, आमने सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो वही दूरस्थ शिक्षण पद्धति है। यह शिक्षण पद्धति कामकाजी लोगों के लिए, सेवारत लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है कि ऐसे कामकाजी या सेवारत लोग जो औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा सकते हैं, औपचारिक रूप से शिक्षण या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनको शिक्षा देने के लिए इस दूरस्थ शिक्षण पद्धति का प्रयोग शुरू किया गया है। इसमें शिक्षक क्या करता है, शिक्षक अपने विषय से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार कर देता है, विषय वस्तु को तैयार कर देता है और उस तैयार विषय वस्तु को या तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से यानी पुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, ये प्रिंट मीडिया है, अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखें तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा इत्यादि आ जाते हैं, उनके माध्यम से, अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षार्थियों तक पहुंचा दिया जाता है। शिक्षार्थी उस विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, तो वही शिक्षण पद्धति दूरस्थ शिक्षण पद्धति मानी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं हम दूरस्थ शिक्षण पद्धति के बारे में। देखिए, सबसे पहले दूरस्थ शब्द बना कैसे है, तो दूरस्थ में दूर शब्द है, इस्त प्रत्यय है, दूर प्लस इस्त के योग से दूरस्थ शब्द बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ है दूर स्थित होना। दूरस्थ दूर प्लस इस्त के योग से बना है और अर्थ होता है दूर स्थित होना। अर्थात जब शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं होकर के भी शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, तब वह दूरस्थ शिक्षण पद्धति कहलाती है। कि शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं हैं फिर भी वे शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की पद्धति को ही दूरस्थ शिक्षण पद्धति कहा जाता है। यह पद्धति किनके लिए काम में ली गई है, किनके लिए उपयोगी मानी जाती है, तो देखिए, यह पद्धति सेवारत या कामकाजी युवकों के लिए, युवतियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। ऐसे युवक, ऐसी युवतियां जो सेवा में होने के कारण अथवा किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा सकती हैं, तो उन्हें दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। तो सेवारत या कामकाजी लोगों के लिए यह उपयोगी मानी जाती है। कैसे, देखिए, ऐसे लोग जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को घर बैठे शिक्षा देने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा केंद्रों में हम नहीं जा सकते हैं, तब उनको घर बैठे शिक्षा देने के लिए जो शिक्षा पद्धति काम में ली जाती है वही दूरस्थ शिक्षण पद्धति के नाम से जानी जाती है। जैसे इस समय कोरोना का प्रभाव चल रहा है और कोरोना के कारण कोचिंग क्लासेज, विद्यालय सभी बंद हैं, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की जो पद्धति है वह पद्धति ही दूरस्थ शिक्षण पद्धति कहलाती है।
क्या होता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इस पद्धति में? तो देखिए, इस पद्धति में शिक्षक अपने विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री तैयार कर देता है। शिक्षक का कार्य है कि जो भी विषय वह पढ़ाता है उस विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री को तैयार कर देगा एवं उस तैयार सामग्री को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में अखबार, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक ये आ जाएंगी, अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक में हम रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि को ले सकते हैं, अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इन सब के माध्यम से हम शिक्षार्थियों तक पहुंचा देते हैं। तो वह पद्धति ही दूरस्थ शिक्षण पद्धति कहलाती है। यानी शिक्षक अपनी पाठ्य सामग्री तैयार कर देगा, उस तैयार सामग्री को किसी भी प्रकार के मीडिया के माध्यम से, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से छात्रों तक, शिक्षार्थियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो वह पद्धति दूरस्थ शिक्षण पद्धति कहलाती है। फिर देखिए, विद्यार्थी स्वयं के स्तर पर उस सामग्री का अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी हैं वो स्वयं उसका अध्ययन कर लेते हैं और अध्ययन करके शिक्षा से जुड़े रहते हैं। जैसे हम इस समय वीडियो तैयार कर देते हैं, वीडियो तैयार करके यूट्यूब आदि पर अपलोड कर देते हैं। छात्र को जब भी समय मिलता है या जो भी वह टॉपिक पढ़ना चाहता है उस वीडियो को चालू करता है और अपनी सुविधानुसार उसको पढ़ लेता है। तो दूर बैठे हुए भी शिक्षण प्रक्रिया से हम जुड़े हुए हैं। यही दूरस्थ शिक्षण पद्धति है और इस दूरस्थ शिक्षण पद्धति को पत्राचार शिक्षण पद्धति के नाम से भी पुकारा जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। तो पत्राचार से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वही दूरस्थ शिक्षण पद्धति है, वही पत्राचार शिक्षण पद्धति है। संसार में इस दूरस्थ शिक्षा पद्धति का प्रयोग कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके इतिहास की ओर हम बढ़ें तो देखिए, विश्व स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? तो विश्व स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग 1728 ईस्वी में कैलेब फिलिप्स नामक शिक्षक के द्वारा किया गया था। इसकी सबसे पहली अवधारणा या सबसे पहला प्रयोग देखें तो 1728 ईस्वी है। कैलेब फिलिप्स नामक एक शिक्षक हुए थे जो शॉर्ट हैंड पढ़ाने का काम करते थे। इन्होंने अपने परिचितों को अथवा छात्रों को शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए साप्ताहिक डाक पत्र से सिखाना शुरू किया था। कुछ लोग किसी कारणवश इनके घर पर सीखने के लिए नहीं आ सकते थे तो इन्होंने डाक विभाग का सहारा लिया, कुछ पत्रों में अपनी सामग्री तैयार कर दी और वो पत्र अपने छात्रों तक भी पहुंचा देते थे। छात्र उन पत्रों को पढ़ करके शॉर्ट हैंड टाइप करना सीखते थे। तो यही पहला प्रयोग इसका देखने को मिलता है। 1728 ईस्वी है। कैलेब फिलिप्स नामक शिक्षक हैं और शॉर्ट हैंड के लिए ये विधि सबसे पहले शुरू की गई थी। ये तो एक व्यक्ति विशेष का प्रयास हुआ, लेकिन सरकारी स्तर पर पाठ्यक्रम स्तर की बात करें तो कहाँ से शुरुआत होती है? तो देखिए, विश्व का सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम 1840 ईस्वी में सर ईसाक पिटमेन, इंग्लैंड के सर ईसाक पिटमेन थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, कैलेब फिलिप्स ने केवल अपने स्तर पर ही सिखाना शुरू किया, लेकिन सर ईसाक पिटमेन ने इसका एक पाठ्यक्रम पूरा तैयार किया। 1840 ईस्वी में वो पाठ्यक्रम शुरू किया गया। यह भी शॉर्ट हैंड से संबंधित पाठ्यक्रम था। शुरुआती दोनों चीजें हैं वो शॉर्ट हैंड सिखाने से संबंधित मानी जाती हैं। ये दोनों शुरुआती स्तर पर प्रयोग हुए। फिर विश्व का सर्वप्रथम पत्राचार स्कूल कब और कहां खोला गया? प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे पहला पत्राचार स्कूल कब और कहां खोला गया? तो उत्तर है 1873 ईस्वी में खोला गया था और अमेरिका में यह खोला गया था। तो सबसे पहला पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल है, पत्राचार स्कूल 1873 ईस्वी में अमेरिका में स्थापित किया हुआ माना जाता है। ऐसे अब प्रश्न अगला आता है कि विश्व का सर्वप्रथम डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज कब और कहां स्थापित हुआ?
डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज शब्द आए तो उत्तर क्या होगा? तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में इसको स्थापित किया गया था। तो स्कूल की बात करें तो 1873 में अमेरिका में सबसे पहला पत्राचार स्कूल स्थापित हुआ, और कॉलेज की बात करें तो सबसे पहला डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज है वो 1894 में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। अब आते हैं अपन भारत स्तर पर कि भारत में जो पत्राचार शिक्षण प्रणाली है, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली है, इससे संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं कब स्थापित हुई हैं, इनका विस्तृत उल्लेख हम पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में दूरस्थ शिक्षण पद्धति के प्रयोग कब से शुरू हुए, आते हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शॉर्ट में जिसको यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी ने अपनी 1956-1960 ईस्वी 4 साल की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 1956 से 1960 की। उस अपनी रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था। यूजीसी ने अपनी 1956-1960 की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया था कि हमें भी कॉलेज स्तर पर सायंकाल, शाम के समय है, वो पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर देना चाहिए, जिसके कारण से दोपहर या सुबह जो बच्चे, जो लोग विद्यालय नहीं आ सकते हैं, कॉलेज नहीं आ सकते हैं, वे भी शिक्षा से जुड़े रह सकें। ऐसा सुझाव यूजीसी के द्वारा दिया गया। इस सुझाव पर अमल करते हुए 1962 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू हुआ। सबसे पहले 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एक पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू किया गया। ये शुरुआती इस तरह आता है। फिर 1970 का दशक आता है। इस 70 के दशक में भारत के विविध कॉलेजों में, स्कूल्स में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार हुआ। 1970 के दशक में जाकर के इसका विकास हुआ। 1980 का दशक हम देखते हैं तो इसमें सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली चालू की। अनेक प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की कि हमें ओपन स्कूल खोलने चाहिए और ऐसे सेवारत या कामकाजी छात्रों को, शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1982 ईस्वी में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 80 के दशक में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना की शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत के फलस्वरूप सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद में 1982 में स्थापित हुआ था। भारत की वर्तमान की स्थिति को देखें तो पत्राचार पाठ्यक्रम में इग्नू विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। इग्नू के पाठ्यक्रम पत्राचार के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। जैसे राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हैं, भारत स्तर पर इग्नू। ये इग्नू क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए 1985 ईस्वी की बात है। दिल्ली में इग्नू की स्थापना हुई थी। इग्नू क्या है, IGNOU। IGNOU की फुल फॉर्म देखें, आई इंदिरा, जी गांधी, फिर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ। 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में इसकी देखा देखी 1987 ईस्वी में अनेक राज्यों में भी मुक्त विश्वविद्यालय खुल गए। 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना भी अनेक राज्यों में हुई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी स्थापित किए गए। 1991 ईस्वी में क्या होता है, इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। DEC दूरस्थ शिक्षा परिषद है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिलिंग है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना 1991 ईस्वी में इग्नू के द्वारा स्थापित की हुई मानी जाती है। फिर 2013 की ईस्वी का समय आता है। इसमें UGC के द्वारा एक दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना भी की गई है। इग्नू के द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1991 में हुई थी और UGC के द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना है वो 2013 ईस्वी में की हुई मानी जाती है। तो ये इसकी विविध संस्थाएं हैं जो विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर स्थापित की हुई मानी जाती हैं। इस विधि के गुण लाभ हम सामान्यतः देख सकते हैं कि ये जो विधि है दूरस्थ शिक्षण विधि, वो कामकाजी लोगों के लिए, सेवारत लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है। हम घर बैठे ही
अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। घर बैठे ही हमें विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाता है और घर बैठकर स्वयं सीखने का अवसर हमें प्राप्त होता है। ये इस दूरस्थ शिक्षण पद्धति के लाभ हैं। लेकिन हानि देखें तो तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। यानी हम घर बैठे सीख रहे हैं, घर बैठे सीखते समय कोई समस्या आ गई तो हाथों हाथ उसका समाधान करने वाला कोई सामने नहीं होता, तो इसमें तुरंत हमें प्रतिपुष्टि फीडबैक की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभी हम मीडिया का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं, इसलिए यह दुरुपयोग करने की पद्धति भी छात्रों में विकसित हो सकती है। जैसे इस समय चल रहा है, ज़्यादातर छात्र हैं वो इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ते कम हैं, अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। छात्र हैं वो छोटे बच्चे समझते नहीं हैं और वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो ये इसका एक नुकसान भी हो जाता है। यह है अपनी दूरस्थ शिक्षण पद्धति। अब चलते हैं पाठशाला पद्धति की ओर। पाठशाला पद्धति क्या है, इसमें क्या कार्य होता है? देखिए, ये पाठशाला पद्धति जो है वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए कैसे उपयोगी मानी जाती है कि प्राचीन काल में जब संस्कृत भाषा को सिखाया जाता था तो छात्र किसी एक आश्रम में, विद्यालय में चले जाते थे, 24 घंटे वहीं रहते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे और गुरु आचार्य के सानिध्य में रह करके वे संस्कृत भाषा का या संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते थे। उस प्रकार से गुरु के सानिध्य में रह करके और एक ही विद्यालय पेड़ के नीचे बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते थे। वही पद्धति गुरुकुल आश्रम पद्धति, पाठशाला पद्धति कहलाती है। इस पद्धति को हम पंडित पद्धति या परंपरागत पद्धति के नाम से भी पुकारते हैं। ज़्यादातर यह परंपरा थी कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो जाता था, लगभग 10-11 साल का उस समय उम्र निर्धारण किया गया था कि 10-11 वर्ष की उम्र में बालक का पहले उपनयन संस्कार किया जाएगा, जनेऊ संस्कार किया जाएगा और जनेऊ संस्कार के बाद में उसे वेद ग्रंथों का ज्ञान शुरू किया जाएगा, वेद ग्रंथों का ज्ञान देना शुरू किया जाता था। वह पद्धति ही पाठशाला पद्धति के नाम से पुकारी जाती है। तो देखिए क्या है ये पद्धति, आते हैं। यह संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। जो पाठशाला पद्धति है वो पाठशाला पद्धति संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन पद्धति के नाम से जानी जाती है। क्या होता है इसमें? इस विधि को पंडित पद्धति अथवा परंपरागत पद्धति के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको हम पंडित पद्धति भी कह सकते हैं या परंपरागत पद्धति विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो उसका उत्तर है पाठशाला पद्धति में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के साथ शुरू होता है। उपनयन संस्कार जनेऊ पहनाना ही कहलाता है। उपनयन संस्कार में क्या होता है? उपनयन संस्कार के समय जो गुरु आचार्य होता है वह बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और गायत्री मंत्र के उपदेश के बाद ही बालक को पाठशाला में प्रवेश दिया जाता था। पहले उसका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार में उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। उस उपदेश के बाद बालक पाठशाला में अध्ययन करने के लिए प्रवेश कर लेता है। इस विधि में बालक को लगभग 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। 12 वर्ष तक वह चारों वेदों को पढ़ता था। वेद पढ़ लेने के बाद उसे षड वेदांग, वेद के जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों का ज्ञान करवाते थे। षड दर्शन, भारत के जो 6 भारतीय दर्शन हैं उनका ज्ञान करवाते थे। इसके अलावा धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि का ज्ञान भी इस पद्धति में करवाया जाता है। पहले वेद पढ़ाते हैं, वेदों के बाद वेदांग, षड दर्शन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी विषय जो हैं वो इस पाठशाला पद्धति में सिखाए जाते थे। 19वीं शताब्दी तक, लगभग जो हमारा 19वीं शताब्दी का समय है, वहाँ तक भी भारतीय पाठशालाओं या गुरुकुलों या आश्रमों, मठों या विद्यापीठों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी तक भी भारत में ज़्यादातर यही शिक्षण पद्धति लागू थी कि शिक्षार्थी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वो किसी न किसी गुरु के आश्रम में चले जाते थे। उसी आश्रम, पाठशाला, गुरुकुल, मठ, कुछ भी उसको कह देते हैं, उसमें वो पढ़ते
थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के लागू होने के बाद वर्तमान में यह पद्धति लुप्त प्राय हो चुकी है। लगभग इसका अभाव सा हमें देखने को मिलता है। कहीं पर भी कुछ जगह पर जरूर कुछ इसकी परंपरा चल रही है, बाकी यह पद्धति अब लुप्त सी हो चुकी है। इस पद्धति में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, तो देखते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित प्रकार की उप शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो मौखिक या व्यक्तिगत विधि, कि छात्र को मौखिक रूप से ही वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान करवा दिया जाता है। मौखिक रूप से वह रट करके उनके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कहीं पर प्रश्नोत्तर विधि का, कहीं पारायण विधि का, जो व्याकरण शिक्षण में हमने पढ़ी थी, बार बार का दोहराव है, वही पारायण है। कहीं सूत्र विधि के द्वारा, कहीं वाद विवाद विधि के द्वारा, कहीं कथा कथन विधि के द्वारा, कहीं भाषण विधि के द्वारा, तो कहीं कक्षा नायक, कक्षा के एक होशियार विद्यार्थी को नायक बना दिया जाए, वह अन्य छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करे। इस प्रकार की अलग अलग उप शिक्षण विधियों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इस पद्धति में बालक गुरु के पास में रह करके ही शिक्षा प्राप्त करता है, और गुरु के पास रहने के कारण उस शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, बालक को अंतेवासी के नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए, इस पद्धति में बालक गुरु के पास रहकर के ही शिक्षा प्राप्त करता था, जिसके कारण इसे यानी शिष्य को या बालक को अंतेवासी के नाम से पुकारा जाता था। अंतेवासी कौन होता है? ऐसा शिष्य जो गुरु के समीप रहकर के ही अध्ययन करता है, वही अंतेवासी कहलाता है। और इस पद्धति में भी गुरु के पास रहकर के वह शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए उस शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था। इस पद्धति से सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो यह पद्धति भारतीय संस्कृति के संरक्षण में एवं संस्कृत साहित्य के अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी पद्धति मानी जाती है। जब हम वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती है, और संस्कृत साहित्य में नए नए शोध कार्य इन विद्यालयों में किए जाते थे। तो ये भारतीय संस्कृति के संरक्षण में और संस्कृत साहित्य के अनुसंधान में, खोज में बहुत उपयोगी विधि मानी जाती है। लेकिन इसका दोष क्या हो सकता है? तो दोष देखें तो रटने की प्रवृत्ति विकसित होना। ज़्यादातर इसमें मौखिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। छात्र को ग्रंथ रटा दिए जाते हैं, और रट करके वह उनका सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की उसे प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये इस विधि का एक मुख्य दोष भी माना जाता है। तो ये है अपनी पाठशाला पद्धति, जो प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए लागू थी। 1835 ईस्वी तक भी इसका अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता था, लेकिन बाद में ये पद्धति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद में लगभग लुप्त हो चुकी है। फिर भी कुछ जगह आज हमें इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। अगली चीज हम लेते हैं आगमन उपागम या आगमन प्रतिमान। देखिए, एक तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत हमने विधि पढ़ी थी आगमन विधि, जिसमें विद्यार्थी के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और उदाहरणों के आधार पर उनसे नियम की स्थापना करवाई जाती है। वो विधि तो आगमन विधि कहलाती है। लेकिन आगमन प्रतिमान या आगमन उपागम एक अलग स्थिति आती है। आगमन विधि अलग चीज है, और आगमन उपागम शब्द आए या आगमन प्रतिमान शब्द आए तो वो एक अलग स्थिति को प्रकट करता है। जैसे हमने सूक्ष्म शिक्षण विधि को पढ़ा था कि सूक्ष्म शिक्षण विधि छात्रों को पढ़ाने की विधि नहीं होकर के छात्र अध्यापकों या प्रशिक्षणार्थियों या फिर स्वयं शिक्षकों को पढ़ाने की विधि मानी जाती है। वैसे ही आगमन उपागम भी छात्रों को पढ़ाने के लिए काम में नहीं लिया जाता है, अपितु शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, जो शिक्षक हैं, छात्राध्यापक हैं, उनको पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जब कोई भी छात्राध्यापक प्रशिक्षण ले रहा है, उसके सामने कोई समस्या आती है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर हिल्दा तब्बा के द्वारा किया गया था। हिल्दा तब्बा के कारण इसे हिल्दा तब्बा उपागम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए क्या है, आगमन उपागम या आगमन प्रतिमान
का प्रतिपादन सेंट्रल कोस्टा विद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर हैं हिल्दा तब्बा के द्वारा किया गया था। कभी भी ये पूछ लिया जाए आगमन उपागम या आगमन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो उत्तर होगा प्रोफेसर हिल्दा तब्बा। ध्यान रखेंगे, आगमन विधि अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित मानी जाती है, लेकिन आगमन उपागम शब्द आए तो प्रोफेसर हिल्दा तब्बा सही उत्तर माना जाएगा। हिल्दा तब्बा के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण इस उपागम को हिल्दा तब्बा उपागम के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रयोग कैसे होता है तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण उपागम की तरह इस उपागम का प्रयोग भी छात्रों के लिए नहीं होकर के सेवारत शिक्षकों या सेवा पूर्व शिक्षक कौन है, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, छात्राध्यापक हैं, उनके लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है तो देखिए, इस उपागम में प्रशिक्षणार्थियों को अधिगम में आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया जाता है कि जब भी हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तो सीखते समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन बातों के बारे में बताया जाता है। वही हिल्दा तब्बा उपागम या आगमन उपागम है। इस उपागम का प्रयोग कौन से विषयों के लिए अधिक किया जाता है तो एक भाषा शिक्षण में व्याकरण के लिए अथवा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, भाषा शिक्षण में इस उपागम का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है। अगर भाषाओं की बात करें तो व्याकरण सिखाने के लिए आगमन विधि ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वैसे ही आगमन का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन उपागम भाषा में प्रयुक्त होता है। भाषा के अलावा बात करें तो भाषा के अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत भी यह उपागम अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें क्या शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है तो देखिए, इस उपागम के अंतर्गत हिल्दा तब्बा के द्वारा 3 प्रकार के शिक्षण व्यूह प्रतिपादित किए गए थे। कितने शिक्षण व्यूह बताए गए थे? 3 कौन कौन से बताए गए हैं? पहला है संप्रत्यय का निर्माण करना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि क्या विषय वस्तु हम छात्रों को बताने जा रहे हैं, क्या समस्या उनके सामने आ रही है। फिर उसके सामने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन आंकड़ों की व्याख्या शिक्षार्थी को करके बताई जाती है कि इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और शिक्षण के लिए कौन से सिद्धांत काम में ले सकते हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। तो 3 शिक्षण व्यूह इसमें आते हैं: संप्रत्यय का निर्माण, आंकड़ों की व्याख्या और सिद्धांतों का प्रयोग। यह विधि किस उद्देश्य से लागू की गई थी तो वो आता है, इस उपागम का मुख्य उद्देश्य मानसिक क्रियाओं का विकास करना तथा सिद्धांतों को समझने की क्षमता का विकास करना माना जाता है कि हमारी यानी शिक्षार्थियों की जो छात्राध्यापक हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनकी मानसिक क्रियाएं सही हो सकें, विकसित हो सकें और शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को वह सही तरीके से समझ सके। इसी के लिए हिल्दा तब्बा ने इस आगमन उपागम या आगमन प्रतिमान को प्रतिपादित किया था। तो सीधे से ये प्रश्न आ जाते हैं कि आगमन उपागम किसकी देन है, आगमन विधि किसकी देन है। तो विधि पूछें तो अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित मानी जाती है, लेकिन उपागम पूछें तो हिल्दा तब्बा को सही उत्तर मानना है। फिर देखिए, अगला आता है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि क्या है? व्यतिरेकी विधि 2 भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए काम में ली जाती है। ज़्यादातर हम हिंदी आदि जानते हैं, बोलते हैं, तो हिंदी हमारी प्रथम भाषा है। इस प्रथम भाषा के साथ में हम द्वितीय भाषा अंग्रेजी आदि को पढ़ाना चाहते हैं, तो यह व्यतिरेकी विधि भी द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के शिक्षण के लिए काम में ली जाती है। ज़्यादातर हम विदेशी भाषाओं के लिए, द्वितीय भाषा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को या संस्कृत को हम जोड़ते हैं। कैसे कि कक्षा में छात्रों के 2 समूह बना दिए जाते हैं। एक समूह है क, दूसरा समूह है ख होता है। क समूह है वो हिंदी का कोई शब्द बोलता है और ख समूह है उसको अंग्रेजी में या संस्कृत में रूपांतरण करके बताता है। ऐसे ही दूसरे समय
ख समूह का बालक है वो हिंदी का मातृभाषा का शब्द बोलेगा और क समूह वाले उसको द्वितीय भाषा में, तृतीय भाषा में रूपांतरित करके बताएंगे। इस तरीके से उनका खेल खेल भी हो जाता है और खेल ही खेल में वे दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। आपने देखा होगा शनिवार के दिवस विद्यालयों में अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी आदि के शब्द बालक बोलते हैं। तो इस तरीके से दो समूह उनके हो जाते हैं और वे शब्दों का आदान प्रदान करते हुए भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है व्यतिरेकी विधि। इस विधि का प्रयोग द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है। अंग्रेजी है तो द्वितीय भाषा हो जाएगी और तृतीय भाषा संस्कृत आदि के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी गई है। द्वितीय भाषा प्रश्न आ जाता है, एक बार पूछा हुआ भी है सेकंड ग्रेड में कि डॉक्टर भोलाशंकर व्यास के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी गई है, तो वो विधि है व्यतिरेकी विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है। दो भाषाएं हैं, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ाया जाता है। वो कैसे कि इस विधि में शिक्षक कक्षा के छात्रों के दो समूह बना देता है। कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनको दो समूहों में विभाजित कर दिया जाएगा। प्रथम समूह है मातृभाषा, हमारी जो प्रथम भाषा है उसके शब्द बोलता है और द्वितीय समूह है वो उस शब्द का द्वितीय भाषा में रूपांतरण करके बताता है। इस प्रकार से वो प्रक्रिया समूह में चलती रहती है। यह विधि खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर कार्य करती है। खेल भी हो जाता है और खेल खेल में वो शब्दों को बोलना सीख जाते हैं, शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम देखते हैं शनिवार के दिन बाल सभाओं में आयोजित होने वाली जो अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं हैं वो इसी विधि पर आधारित मानी जाती हैं। व्यतिरेकी विधि के अनुसार इन प्रतियोगिताओं का विकास हुआ माना जाता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस विधि का प्रमुख उद्देश्य बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना माना जाता है, क्योंकि वो शब्दों को बोलेंगे, शब्द सीखेंगे, अंत्याक्षरी में अनेक शब्द याद करके आएंगे। इस तरीके से उनके शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है। यह इसका एक मुख्य लाभ माना जाता है। तो ये चार प्रकार की शिक्षण विधियां, शिक्षण उपागम हमने आज पढ़े हैं जो अलग अलग तरीके से काम में आते हैं। दूरस्थ शिक्षण पद्धति है वो दूरदराज या सेवारत लोगों के लिए काम में उपयोगी मानी जाती है। पाठशाला पद्धति संस्कृत की प्राचीन पद्धति है जिसमें बालक गुरु के आश्रम में रहकर के शिक्षा प्राप्त करता है, वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है। आगमन उपागम सूक्ष्म शिक्षण उपागम की तरह है जो छात्राध्यापकों के लिए उपयोगी माना गया है। हिल्दा तब्बा इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। और व्यतिरेकी विधि है वो दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी विधि मानी जाती है। यदि वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट भी अवश्य लिखें कि आपको क्या अच्छाई लग रही है, क्या कमी इन वीडियोज़ में दिखाई दे रही है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब भी कर लें जिससे सभी वीडियोज़ आपको समय पर प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।